कुमार शर्मा आज पुनः आपके सामने अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आप लगातार पढ़ रहे हैं नागमती वियोगखंड मलिक मोहम्मद जैसी साहित्य का ये मुकुटमणि कहलाता है। आप नागमती के वियोग वर्णन में देख रहे हैं कि रत्नसेन छोड़कर जा चुका है पद्मावती की तलाश में, और यहाँ नागमती चित्तौड़गढ़ में वियोग को झेल रही है। मूल रूप से जो बारहमासा शैली के प्रयोग करते हुए कवि ने जो वियोग का वर्णन किया है वो बड़ा शानदार है। हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि ऐसा वियोग वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है। हम बात करेंगे आज जहाँ से वो बैसाख का महीना है, इससे पूर्व के महीने में जो वियोग की अवस्था थी नायिका की, उसका वर्णन आपने देखा होगा पूर्व के वीडियो में, आप उसे देखेंगे। सब्सक्रिप्शन में सारा कुछ डाला हुआ है। साथ ही मैं अभी निवेदन कर दूं कि आप सारे लोग हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यह सेवा सदैव आप पर जारी रहेगी। आज जिस पाठ को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, ये यूजीसी नेट के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, पीजी के पाठ्यक्रमों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और कम से कम हिंदी के पाठक होने के नाते आपको तो ये समझना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। हम चलते हैं आज के पाठ पर। भा बैसाख तपन अति लागे। बैसाख का महीना है जिसमें ताप की वृद्धि हो गई है। सूर्य अपने ताप को लेकर के चरम तक जा चुका है, इसलिए ताप अपने चरम पर है। और बैसाख का महीना है, धूप कड़ी है, ये मौसम गर्मी का है। कवि ने यहाँ इसका जो वर्णन किया है कि नायिका किस रूप में प्रभावित हो रही है इस मौसम से। यहाँ आगे कहा गया है कि भा बैसाख तपन अति लागे, अत्यंत ताप की वृद्धि हो गई है। चोआ चीर चंदन भा आगी। चोआ एक पदार्थ है जो शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है। चीर का अर्थ होता है वस्त्र, जो शरीर को गर्मी से बचाता है, ताप से बचाता है। और चंदन जो शीतलता प्रदान करने वाली लकड़ी है या तत्व है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सारे के सारे तत्व अब आग का रूप धारण कर लिया है। कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि ये सारे के सारे तत्व जो शीतलता प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, ख्यात है, वह अब आग का रूप धारण कर लिया है। क्योंकि नायिका वियोग की अवस्था में है, इसे सब कुछ उल्टा ही प्रतीत हो रहा है। सूरज, यहाँ सूरज शब्द का अर्थ है सूर्य, सूरज के लिए। सूरज जरत हिमांचल ताका। सूरज जो है अपने आप को अपने ताप से इस प्रकार से परेशान है कि वह स्वयं अपनी रक्षा के लिए हिमालय की ओर देख रहा है। अर्थात कवि ने यहाँ गौण रूप से कहने का प्रयास किया है कि सूर्य उत्तरायण हो चुका है। सूर्य के उत्तरायण होने से उसकी ताप और भी अधिक बढ़ गई है, और सूर्य अपनी रक्षा के लिए हिमालय की ओर देख रहा है कि अपने ताप से वो किस प्रकार से परेशान है। वो स्वयं हिमालय के तरफ उन्मुख है, उधर जा रहा है। सूर्य उत्तरायण हो चुका है। कवि ये बात यहाँ स्पष्ट करना चाह रहा है। आगे है कि बिरह बजागी सौ रथ हाका। नायिका कहती है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो ये वियोग रूपी जो आग है उसकी तरफ ही हमारे शरीर रूपी रथ को हाँक दिया है। अर्थात जहाँ वियोग की चरम अवस्था है, नायिका ऐसा ही महसूस कर रही है कि किसी ने उसे धक्के मार दिया, किसी ने हाँक दिया है उसके शरीर रूपी रथ को उसी वियोग रूपी ब्रजाग्नि की तरफ, जहाँ जल कर नायिका भस्म हो जाने वाली है, जहाँ जल जाने वाली है। उस अवस्था में नायिका अपने को महसूस करती है। आगे वर्णन है कि जरत बजाग्नि करु पीऊ छाहा। बहुत उम्मीद है इसे रत्नसेन से, इसीलिए कहती है कि हे प्रियतम, कि अब ये तो ब्रजाग्नि में शरीर जल रहा है, वियोग के ताप की अतिशयता में शरीर तो भस्म हो रहा है। अब भी आकर के छाह कर दो, अब भी आकर के इस आग को बुझा दो ताकि हमारी रक्षा हो सके। इस प्रकार से निवेदन करती है वह कि जरत बजाग्नि करु पीऊ छाहा, आय बुझाओ अंगारन माहा। इस माह में जो शरीर में आग लगी हुई है और बाहर जो चारों तरफ ऐसा ही वातावरण है ताप के कारण, तो इस अवस्था में अगर तुम आ जाओ तो शरीर का यह आग जो है ये बुझ जाए। नायिका इस तरह से निवेदित कर रही है अपने प्रियतम रत्नसेन से। तोहे दर्शन वही शीतल नारी। तुम्हारे दर्शन से यह नारी
जो वियोग की आग में जल रही है वो शीतल हो जाएगी, अर्थात जीवन में आनंद का आगमन हो पाएगा, जीवन सरस हो पाएगा। नायिका इस तरह से अभिव्यक्त कह रही है कि तोहे दर्शन होए शीतल नारी, तुम्हारे दर्शन को पाकर के हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, जीवन में सरसता का आगमन हो सकेगा। आई आई आगिते करो फुलवारी, जो आग हमारे शरीर में लगा हुआ है और चारों तरफ जो प्रकृति की यह विकरालता है, उसे आकर तुम फुलवारी में बदल दो, जीवन आनंदमय कर दो। ये आग और फुलवारी दोनों में आप देखेंगे किस प्रकार से कवि ने जो प्रयोग किया है कि आग में जलती हुई नायिका फुलवारी की तलाश कर रही है, और इसमें जो नायक रत्नसेन है उसके प्रति यही भाव है इनका कि अगर यह आ जाए मेरे जीवन में, फिर से वापस लौट आए, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, सरस हो जाएगा, और जीवन में फुलवारी जैसा सुख और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कहती है नायिका आगे कि लागे वो जरे जरे जस भारू, भारू शब्द का अर्थ यहाँ अनाज होता है। जिस प्रकार से तवे पर या चूल्हे पर जब चढ़ी हुई कढ़ाई होती है, जिस प्रकार से उसमें अनाज भुनता है, अनाज जिस प्रकार से बालू में भुना जाता है, कंसार में जैसे अनाज को भुने जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बालू में, नायिका कहती है कि लागे वो जरे जरे जस भारू, जिस प्रकार से तवे पर या किसी बर्तन में बालू के साथ जैसे अनाज को भूजा जाता है, वही स्थिति नायिका की हो चुकी है कि फिर भूजे सी तजे उन बारू, कि बार बार वो अनाज जो है वो उसमें से उछलता है, फिर वो बालू में ही गिरता है, अर्थात बालू उसका परित्याग नहीं कर रहा है। नायिका अपने वियोग से मुक्त नहीं हो पा रही है, और इस तरह से जो वियोग की चरम अवस्था है नायक के अभाव में, कवि ने उसका वर्णन किया है कि ये शरीर पूरी तरह से ताप से, गर्मी से त्रस्त है, परेशान है, और नायक नहीं है साथ में। आगे है कि सरिवर हिया घटत नित जाई, जिस प्रकार से इस ताप के इस मौसम में, गर्मी के इस मौसम में सरोवर में जल की मात्रा घटती जाती है, ठीक उसी प्रकार से नायिका का जो शरीर है वह भी दुबला पतला होता जा रहा है, वह भी सूखती जा रही है, वह भी पतली होती जा रही है। और कैसे कवि ने इसका प्रयोग किया है कि सरोवर में घटते हुए जल के समान नायिका का शरीर भी घटता जा रहा है, वह भी इसी प्रकार से अपने आप को कमज़ोर होती हुई पा रही है कि सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होय के बिदराई। जिस तरह से जल के अभाव में जमीन फट कर के टूक टूक हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यही स्थिति तो नायिका के हृदय का भी है। प्रियतम के अभाव में ऐसा ही तो उसे भी महसूस हो रहा है, उनका हृदय जो है वो टूक टूक हो चुका है, दरारें पड़ गई है उसमें। आगे कवि ने लिखा है कि बिहरत हिया, बिहरत अर्थात फटते हुए, बिखरते हुए, बिहरत हिया करहूँ पीउटे का। हे प्रियतम, ये हृदय जो फट करके विदीर्ण हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, इसमें जो कई दरारें पड़ गई है, तुम आकर के इसे टेक दो, तुम आकर के इसको जोड़ दो, तुम आकर के इसे मिला दो। और आगे वो कहती हैं कि दीठी दबंगरा मेरे बहु एका, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो ज़मीन की दरारें मिट जाती है, ज़मीन एक हो जाता है। वो कहती है कि आकर के मूसलाधार बारिश कर दो प्रेम का, ताकि हृदय जो टूक टूक होकर के फट करके अलग हो चुका है वह मिल करके एक हो जाए और जीवन में सरसता का संचार हो जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने यहाँ पर टेक का प्रयोग किया है। आपको बताया जा चुका है कि जैसी ने जो वियोग वर्णन किया या पूरा का पूरा जो पद्मावत है उसमें चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। चौपाई में पद लिखे गए और टेक के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है दोहा का। दोहा छंद में हम टेक को देखते हैं। कमल जो विकसा मानसर बिन जल गए सुखाए, यहाँ शरीर जो है वह मानसरोवर के समान है और जो प्राण है नायिका का वो कमल के समान है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से शरीर में मानसरोवर का विकास होता है, लेकिन जल के अभाव में वह भी सूख जाता है, वह भी समाप्त हो जाता है। कमल जो विकसा मानसर बिनु जल गए सुखाए, अर्थात बिना जल के, बिना प्रेम के, या कमल रूपी जो आत्मा है, जो हृदय है, वो सूख करके विदीर्ण हो चुका है। चूँकि प्रेम की बारिश तो हो नहीं रही है और जिस तरह से मानसरोवर में बहुत दारुण अवस्था में कमल होता है, वैसी अवस्था
नायिका के हृदय की हो चुकी है। आगे वो कहती है कि अबहु बेली फिर पलुहें, अबहु बेलु फिर पलुहें, जो पीऊ सिंचे आए। कि यह जो लताएं हैं, यह जो पुष्प है, यह अब भी पल्लवित हो सकता है, अब भी फुला सकता है, अब भी हरा भरा हो सकता है। अगर हमारे प्रीतम आकर के इसे सींच दे, बारिश कर दे, तो यह भी यह जवानी, यह यौवनत्व अपने सामान्य अवस्था में आ सकती है। इस तरह से नायिका के बहाने जो कवि ने वर्णन किया है, वो वर्णन मूल रूप से बैसाख के महीने और उसके ताप का है, कैसे नायिका को प्रभावित कर रहा है। मूल रूप से इस पद की जो भाषा है वह अवधि का लोक रूप है। जिस तरह के इसमें छंद का प्रयोग किया गया है वो चौपाई और दोहा है। मूल रूप से इसमें जो रसों के भी प्रयोग किए गए हैं, जिसमें वियोग रूपी श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो नायिका प्रोषित पतिका है, जिसके पति प्रदेश में है, आने का कोई वक्त तय नहीं हो चुका है, जिसके कारण नायिका उस वियोग को झेल रही है, उसके आगमन के इंतज़ार में है, बाट जो रही है वह इंतज़ार कर रही है। वह बहुत ही सरस पद लिखा गया जैसे के माध्यम से। आप सारे लोग इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी, बात होगी।